हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्या। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दिव्या एकेडमी में। तो आपके लिए खास आज लेकर आई हूँ सीडीपी के क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके सिलेबस से लिए गए हैं और हमेशा बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए और अपना। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेड किसको संदर्भित करता है। वाइगोस्की के अनुसार वह स्तर जिस पर बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, वह स्तर जिस पर बच्चा अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शक से कार्य करता है, जैविक परिपक्वता का स्तर, बच्चे की निश्चित मानसिक आयु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह स्तर जिस पर बच्चा अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन से कार्य करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे की वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व विकसित करता है। प्याजे की बताइए कौन सी अवस्था है जो बच्चा वस्तु स्थायित्व विकसित करता है। पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था, या संवेदी गामक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक एक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों हो जाएगा इसका तो इसका हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। तो ये होती है 0 से 2 साल तक की उम्र होती है। ये 0 से 2 साल तक की वर्ष में बच्चा वस्तु स्थायित्व होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोवल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है। कोवल वर्ग ने नैतिक विकास का दिया था सिद्धांत। तो इससे संबंधित बताए, भावनात्मक प्रतिक्रिया का होगा, या व्यवहारवादी अनुबंधन का होगा, या नैतिक दुविधाओं पर तर्क होगा, या सामाजिक अनुकरण होगा। तो नैतिक विकास का उसका था तो नैतिक दुविधाओं पर तर्क। तो ये आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक की प्रतिपादित किया है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया है, या चार्ल्स स्पियरमैन ने किया है, या हावर्ड गार्डनर ने किया है, या जीन पियाजे ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू हुआ था। 2005 में लागू हुआ था, 2010 में लागू हुआ था, 2009 में लागू हुआ था कि 2012 में। ये 2009 में लागू हुआ था। ओके दोस्तों, और ये इसका 2009 में लागू हुआ था। ओके दोस्तों, अब ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एरिक्सन की 612 वर्ष की आयु से संबंधित मनोसामाजिक अवस्था क्या है। एरिक्सन की 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित मनोसामाजिक अवस्था कौन सी है। विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो देखिए क्वेश्चन इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री वीएस इंफेरियोरिटी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक क्रमिक पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास सामान्य विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों में प्रभावित होता है। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विकास सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। विकास सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। शिक्षा में स्कैफोल्डिंग पाड़ निर्माण शब्द किसने दिया था। स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ निर्माण किसने दिया था, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज ब्रूनर ने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था। शिक्षा में स्कैफोल्डिंग पाड़ निर्माण शब्द किसने दिया था। ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने दिया था। वाइगोस्की ने जेपीडी पर आधारित किया था, और जैसे इमारत बनाते समय पाड़ अस्थायी सहारा देती है,
वैसी ही पाड़ ये कहलाता है। जैसे कोई सहारा देता है, टेम्परेरी जो सहारा होता है बाद में हटा ली जाती है, वैसे ही शिक्षक छात्र को अस्थाई सहारा देता है जो धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, डिस्कैलकुलिया किस विषय से संबंधित है? पठन से, लेखन से, पठन से, लेखन से या गणित से या बोलना? बताइए दोस्तों, डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? डिस्कैलकुलिया संबंधित है गणित से। डिस्कैलकुलिया है गणित से। जो बच्चे गणित में कमजोर होते हैं उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ओके दोस्तों, और डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित होता है। और डिस्प्रैक्सिया शारीरिक से होता है। शारीरिक जो होती हैं उनमें क्षमताएं होती हैं। और डिस्फेजिया बोलने से संबंधित होता है। डिस्फेजिया बोलने से संबंधित होता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्लूम की वर्ग की संशोधित के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है। ब्लूम की वर्ग की संशोधित। बताइए दोस्तों, मूल्यांकन, सृजन करना, संश्लेषण, विश्लेषण करना? संश्लेषण करना। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सृजन करना। सृजन करना, इसका आंसर हो जाएगा सृजन करना, क्रिएटिंग। ब्लूम ने जो प्रयोग दिए थे उनके 6 क्रम थे: ज्ञान, बोध, प्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकित। इसलिए इनके ये क्रम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पावलो ने दिया था, बी.एफ. स्किनर ने दिया था, जॉन वाटसन ने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया था। बी.एफ. स्किनर ने दिया था। और इन्होंने किस पर वो प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था रैट पे और कबूतर पे। इन्होंने इस पर प्रयोग किया था। इवान पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था डॉग पर, कुत्ते पर किया था। ओके दोस्तों, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? इन्होंने किया था कैट पर प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। बच्चों के लिए सबसे पहले विकसित बुद्धि परीक्षण कौन सा था? बच्चों के लिए सबसे पहले विकसित बुद्धि परीक्षण कौन सा था? वेक्सलर बुद्धि मापनी, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, बिने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, बिने साइमन परीक्षण। बिने साइमन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में रचनावादी उपागम किस पर बल देता है? तथ्यों का रटना, अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, शिक्षक केंद्रित निर्देश, कठोर अनुशासन और मौन। तो इसका आंसर हो जाएगा, तथ्यों का रटना होता नहीं है, शिक्षक केंद्रित निर्देश नहीं होता है, कठोर अनुशासन, मौन हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम किसने दिया? ये थॉर्नडाइक नियम, थॉर्नडाइक, वोल्फ्गैंग कोहलर या कर्ट लेविन या जीन पियाजे? बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रभाव का नियम आंसर हो जाएगा ई.एल. थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे एक क्वेश्चन छूट गया, कोई बात नहीं दोस्तों, आगे देखते हैं। बैक हो नहीं रहा है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहित सभी को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देना, या विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालयों में शिक्षा देना, या प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के लिए अलग करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा देना।
केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालयों में नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ये सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौमस्की का भाषा अधिग्रहण सिद्धांत किस पर बल देता है? भाषा केवल अनुकरण से सीखती है, भाषा केवल अनुकरण से सीखती है, भाषा सीखना पुनर्बलन पर निर्भर है, बच्चों में जन्मजात भाषा अधिग्रहण उपकरण एलईडी होता है, भाषा पूर्णतः सांस्कृतिक उत्पाद है। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों में जन्मजात भाषा अधिग्रहण उपकरण एलईडी होता है, जन्मजात होता है। भाषा केवल अनुकरण सीखती है, तो ये दोस्तों नहीं हो सकता, ये गलत होता है कि भाषा केवल, जहाँ केवल लग जाए वो गलत ही होता है। भाषा सीखना पुनर्बलन पर निर्भर करता है, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा पूर्णतः सांस्कृतिक उत्पाद है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की जन्मजात भाषा अधिग्रहण एलईडी होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई किस पर केंद्रित है? केवल शैक्षणिक ग्रेड पर, केवल वार्षिक परीक्षाएं, केवल बोर्ड परीक्षाएं, पूरे वर्ष शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पहलू। जहाँ केवल आ जाए वो भी गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ केवल, यहाँ भी है, ये भी गलत, यहाँ केवल है, ये भी गलत दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, पूरे वर्ष शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम अहम और परा अहम की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल युगम, अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन। इदम अहम और पराअहम की अवधारणा किसने दी थी? बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ये भी गलत, ये भी गलत हो जाए। कार्ल युग, अल्फ्रेड एडलर भी गलत, एरिक्सन भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, ड्रिल विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, प्रदर्शन विधि। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति अध्ययन विधि। जब व्यक्ति अध्ययन खुद करता है तो वो उपयुक्त विधि कहलाती है। प्रदर्शन विधि नहीं होती, प्रदर्शन विधि नहीं होती है, गलत। ड्रिल विधि नहीं, व्याख्यान विधि नहीं, ये सब नेगेटिव आंसर है। किशोरावस्था की विशेषता क्या है? स्थिरता और शांति, पूर्ण निर्भरता, तूफान और तनाव, कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा, स्थिरता और शांति तो हो ही नहीं सकती किशोरावस्था में। ये पूर्ण निर्भरता, वो भी गलत। कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं, ये भी गलत। तूफान और तनाव की अवस्था ये होती है, तूफान और तनाव की अवस्था होती है किशोरावस्था। ओके दोस्तों, स्टैनली हॉल ने इसे दिया था। तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने बोला था। और इसे, ये कठिन काल किसने कहा था? कठिन काल कहा था उन्होंने, किलपैट्रिक ने कहा था कठिन काल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बंडूरा का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, संज्ञानात्मक, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बंडूरा का सिद्धांत जाना जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग सिद्धांत। और सोशल कल्चरिंग सिद्धांत, कल्चर सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपके वाइगॉस्की से। ओके दोस्तों, तो ये सब गलत हो जाएंगे। शास्त्रीय अनुबंधन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? दंड, कठोर अनुशासन, अभिप्रेरणा, लंबे अध्ययन घंटे। तो दंड तो दे ही नहीं सकते, ये भी गलत। कठोर अनुशासन ये भी गलत। अभिप्रेरणा, लंबे अध्ययन घंटे। ओके दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आंसर मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया आपका किससे संबंधित हो जाए? गणितीय, तो डिस्कैलकुलिया से होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पठन और लेखन से हो जाएगा, पठन और लेखन से डिसलेक्सिया होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
बाल व्यवहार के अध्ययन की विधि नहीं है। निरीक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, साक्षात्कार विधि, दंड विधि। बताइए आंसर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, दंड विधि नहीं है, दंड विधि ही गलत है और ये सब सही है। बाल व्यवहार के आसन ये भी सही है, ये भी ठीक है। साक्षात्कार विधि ये भी सही, दंड विधि नहीं हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा। गस्टाल्ट मनोविज्ञान किस पर बल देता है? उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध, प्रयास एवं त्रुटि, अधिगम, पूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा है, पुनर्बल, अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण उसके भागों के योग से बड़ा है, तो ये भी गलत। उद्दीपक, प्रयास एवं त्रुटि, अधिगम भी गलत, पुनर्बलम भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्न द्वारा प्रस्तावित बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? इसका सूत्र क्या है? मानसिक आयु कालक्रमिक आयु गुणा 100। मानसिक आयु ये गलत, कालक्रमिक आयु मानसिक आयु गुणा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मानसिक आयु बटे कालक्रमिक आयु गुणा 100। नेक्स्ट, NCF 2005 किस पर बल देता है? रटकर याद करना, शिक्षक प्रभुत्व वाली कक्षा, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, सभी के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, सभी के लिए एक ही पाठ्य पुस्तक, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक प्रभुत्व वाली कक्षा ये भी गलत, रटकर याद करना ये भी नेगेटिव आंसर। जो बच्चा लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है वह किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया भी बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने से होता है। ओके दोस्तों, बच्चे की समाजीकरण प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ होती है? विद्यालय, परिवार, सहकर्मी, समूह, समुदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। सबसे पहले वो परिवार से ही सीखता है बच्चा। ओके दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पावलोव का शास्त्रीय निबंधन प्रयोग किस जानवर पर आधारित है? ये है कुत्ते पर। बिल्ली पर किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। चूहा पर किसने दिया था? ये आप कमेंट में बताएंगे। चूहा और कबूतर पर किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, पजल बॉक्स प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स पर प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलर से संबंधित है, इन्होंने सूझबूझ का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बच्चे की विशेषता नहीं है? मौलिकता, अनुरूपता, जिज्ञासा या लचीलापन। बताइए दोस्तों, इसका कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुरूपता, ये नहीं है, यानी कि यही सही है। ये मौलिकता होती है, जिज्ञासा भी होती है बच्चे में, लचीलापन भी होना चाहिए, अनुरूपता नहीं होनी चाहिए। तो यही मेरा आंसर सही हो जाएगा। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सर्वोच्च स्तर क्या है? सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि, सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी संज्ञात्मक, औपचारिक संज्ञान। ये पहली संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। दूसरी क्या है? दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, ये है दूसरी, ये है दूसरी। मूर्त संक्रियात्मक ये है तीसरी, और ये औपचारिक संज्ञात्मक ये है चौथी। ओके दोस्तों, और ये है पहली, ये है 0 से 2 साल संवेदी गामक, और ये है। ओके दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक ये है 2 से 7 साल, और ये तीसरी है 7 से 11 साल, और ये डी 11 से प्लस मान लो 11 से 18 साल। ओके दोस्तों,
आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? 5 से 14, 6 से 16, 6 से 14, 4 से 14। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, पठन विधि, खेल विधि, परीक्षण विधि। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों को खेल विधि के अनुसार सिखाने में ज़्यादा अच्छा है। व्याख्यान विधि नहीं कर सकते, पठन विधि नहीं कर सकते, परीक्षण विधि भी नहीं कर सकते, ये सब नेगेटिव आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वंशानुक्रम का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? हार्मोन, जीन, रक्त, पर्यावरण। वंशानुक्रम का स्थानांतरण होता है जीन से, हार्मोन से नहीं होता, रक्त से नहीं होता, पर्यावरण से नहीं होता, जीन हो जाएगा आंसर। पुस्तक एमिल किसने लिखी थी? पुस्तक एमिल जॉन डेवी ने लिखी, पेस्टोलॉजी ने लिखी, रूसो, फ्रोवेल। जॉन पुस्तक एमिल लिखी थी रूसो ने, सही आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के संस्थापक कौन थे? मारिया मॉन्टेसरी, जॉन डेवी, फ्रेडरिक फ्रोवेल, रूसो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रोवेल। निम्नलिखित में आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? पुरस्कार के लिए अध्ययन, रुचि के कारण अध्ययन, दंड से बचने के लिए अध्ययन, प्रशंसा के लिए अध्ययन। बताइए दोस्तों इसका सही हो जाएगा रुचि के कारण अध्ययन। आंतरिक प्रेरणा वही होती जो रुचि से सीखी जाए। पुरस्कार के लिए नहीं हो सकता, निगेटिव। दंड से बचने के लिए ये भी निगेटिव, अच्छे सीखेगा ही नहीं बच्चा। प्रशंसा के लिए तो ये भी गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि के कारण अध्ययन। किशोरावस्था की अवधि सामान्यतः कौन सी होती है? 6 से 12 नहीं होती, 0 से 2 नहीं, 12 से 19, 19 से 25। बताइए इसकी कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था की अवस्था होती है 12 से 19 साल। ओके दोस्तों, शिक्षण की योजना विधि किसने दी थी? जॉन डेवी, पेस्टोलॉजी, WH किलपैट्रिक, मौरिया मॉन्टेसरी। तो शिक्षण की योजना विधि WH किलपैट्रिक ने दी थी। प्रभाव मंडल प्रभाव किसे कहते हैं? शिक्षक की चमकदार उपस्थिति एक शिक्षण विधि, सामान्य धारणा द्वारा विशिष्ट निर्णय का प्रभावित होना, एक अधिगम अक्षमता। प्रभामंडल का प्रभाव कहते हैं सामान्य धारणा द्वारा विशिष्ट निर्णय का प्रभावित होना। शिक्षण का प्रथम आधारभूत चरण कौन सा है? मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण, नियोजन, पृष्ठपोषण। शिक्षण का प्रथम आधारभूत चरण बताइए कौन सा है? सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, कोई भी शिक्षण हो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, नियोजन करते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद क्रियात्मक निष्पादन करते हैं, प्रस्तुतीकरण करते हैं, वास्तविक कक्षा शिक्षण, छात्रों के अंतर के या उत्तर क्रियात्मक मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, छात्रों के लिए अधिगम का मूल्यांकन और शिक्षण पर चिंतन। ओके दोस्तों, एरिक्सन की पहचान बनाम भूमिका भ्रम अवस्था किस उम्र में होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। एरिक्सन की पहचान बनाम भूमिका भ्रम। बताइए दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा किशोरावस्था में होती है। पहचान बनाने का उसी में होता है किशोरावस्था में। शैशवावस्था में क्या जानता है बच्चा? कुछ नहीं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, सब यही सही हो जाएगा, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मूल संवेग नहीं है? भय, ईर्ष्या, क्रोध, हर्ष। ये गलत हो जाएगा। भय ये तो होते हैं मूल संवेग, क्रोध भी होता है, हर्ष भी होता है, ईर्ष्या नहीं होता। शिक्षा शास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा शास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वयस्कों को पढ़ाने की कला, मनोविज्ञान का अध्ययन, बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान दर्शन शास्त्र का अध्ययन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, नियोजन मूल्यांकन। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है समेटिव रिवीजन। ओके दोस्तों। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। दीर्घकालीन स्मृति को और किस नाम से जाना जाता है? संवेदी स्मृति, स्थायी स्मृति, क्रियाशील स्मृति, श्रवण स्मृति। बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? प्राइमरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, स्थायी स्मृति कहते हैं। दीर्घकालीन स्मृति को और किस नाम से जाना जाता है? स्थायी स्मृति, परमानेंट मेमोरी। संवेदी स्मृति नहीं हो सकता, क्रियाशील स्मृति नहीं, श्रवण स्मृति नहीं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट आंसर। आक्रामक व्यवहार दिखाने वाले बच्चे से निपटने का सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे को दंड दें, कारण ढूंढें और परामर्श दें, बच्चे को पूर्णतः अनदेखा करें, केवल माता पिता को सूचित करें। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा कारण ढूंढें और परामर्श दें। बच्चे को दंड दे नहीं सकते, बच्चे को पूर्णतः अनदेखा करें नहीं कर सकते, केवल माता पिता सूचित करें नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। वैक्सलर बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? वैक्सलर बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड बिने, लुईस टर्मन, डेविड वैक्सलर, चार्ल्स स्पीयरमैन। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड वैक्सलर। जिस बच्चे को की मानसिक आयु 10 और बुद्धि लब्धि 125 है, उसकी कालक्रमिक आयु क्या होगी? बताइए दोस्तों। उसकी कालक्रमिक आयु हो जाएगी 8 वर्ष। कोल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, उप पारंपरिक। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा उप पारंपरिक। विद्यार्थियों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? धमकी और दंड, दूसरों से तुलना, प्रशंसा और पुनर्बलन, बार बार परीक्षा। बताइए दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशंसा और पुनर्बलन। विद्यार्थियों को प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका होता है। दूसरों से तुलना नहीं कर सकते, धमकी और दंड नहीं दे सकते, बार बार परीक्षा नहीं, गलत। समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इनवैलिडाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। थैंक यू दोस्तों।